गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 जून। ओके। और यहाँ पे पता ना क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो। ठीक है। तो आप जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये वाला, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, ठीक है, तो आपको जो है ना टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई चार्ज इसके लिए नहीं लगता है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप चाहते हैं कि किसी एग्जाम रिगार्डेड आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या इंक्वायरी, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है और इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे ये क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर में फ्रंट कवर में था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखोगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो पीसीएस वहां पे ना केवल फैक्ट पूछ लेता है। बोलेगा आपसे कि शुभांशु शुक्ला सुर्खियों में थे कि किस फील्ड से जुड़े हुए थे। तो जिन्होंने पढ़ा है, जाना है, वो लोग सही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला कौन है? ये जो है ना अंतरिक्ष यात्री है। कौन है ये? अंतरिक्ष यात्री है। आपको बता दें यहाँ पे, भारत से 1984 में एक भारतीय गए थे। ठीक है, वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उसका नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम नहीं बताएंगे। तो शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको पता नहीं कौन है, अंतरिक्ष यात्री है। और किस मिशन के तहत जो यहाँ पे जा रहे हैं वो स्पेस में? देखिए यहाँ पे जो है ना एक्सिओम, ये मिशन है ना, एक्सिओम स्पेस, इसका प्रक्षेपण किया गया है और इसी से वो रवाना होके 4 टीमों का मेंबर गए हुए हैं। उसमें कौन कौन है? एक शुभांशु शुक्ला भारत के, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ज्यादा खास बात नहीं है लेकिन इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। उसके बाद पोलैंड के हैं, अमेरिका के हैं और हंगरी के हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे एडिटोरियल का मेन पेज है। इस आर्टिकल में बात किया गया है कि जो निजी शिक्षा है, जो प्राइवेट एजुकेशन है, वो काफी महंगा हो रहा है, बहुत खर्चीला हो रहा है। स्कूल वाले मनमाने ढंग से एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा गतिविधियां या डेवलपमेंट के नाम पे अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे वसूला जाता है बच्चों से, और बच्चों का बोझ वो पेरेंट्स पे पड़ता है। आपको पता है ना, आधे से अधिक आबादी हमारे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो वो बेसिक खर्च तो देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, जो स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से वसूलते हैं, वो सही नहीं है। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। सबसे पहला कारण यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाला, है ना, तो इसको इस तहत लाया गया था। एजुकेशन जो है ना आसान हो जाएगा, सभी तक पहुंच हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना थ्री लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब जो 1 से 5 क्लास होगा वो मदर टंग में होगा, मातृभाषा में होगा। बाकी जो है ना हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद भी यहाँ पे एजुकेशन जो है ना आसान तरीके से हमारे देशवासियों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा है। पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे बात किया हुआ। देखिए, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ पे टीचर का संख्या है, वो कमी है। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं होता, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होता है, वहाँ पे शौचालय नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती है, उनके लिए सेपरेट जो वहाँ पे नहीं होता है, शौचालय नहीं होता, पीने का व्यवस्था नहीं होता है। मिड डे मील जो दिया जा रहा है ना, वो भी सही से नहीं दिया जा रहा है। ओके, और वहाँ पे जो क्वालिटी है एजुकेशन का, कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ ढंग से पढ़ाई ही नहीं होता है। अगर आप देखोगे ना, कुछ अगर स्कूलों को छोड़ दें, जैसे कि नवोदय स्कूल हो गया, या आप
तो केंद्रीय विद्यालय हो गया, उसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया या अदर गवर्नमेंट स्कूल ना, वहाँ पे एजुकेशन होता ही नहीं है। अब बच्चे लोग जा रहे हैं ना सुबह में, बस वहाँ पे मिड डे मील खा रहे हैं बैठ के, ठीक है? या पूरा का पूरा समय बर्बाद हो रहा है। टीचर लोग भी आते हैं बस अपना जो हाज़िरी अटेंडेंस पूरा करते हैं और क्लास में बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता बच्चा पढ़ रहा है या लिख रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है? लेकिन निजी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। बस लेकिन निजी स्कूल का प्रॉब्लम ये है ना कि एजुकेशन को वो लोग क्या बना दे रहे हैं, बिज़नेस बना दे रहे हैं। वो लोग उनका मोटिव ये नहीं है कि एजुकेशन को सभी छात्रों तक पहुँचाए, उनका मोटिव है कि जो हमें पैसा देगा, उसको हम पढ़ाएँगे, ठीक है? जो नहीं देगा, उसको हम नहीं पढ़ाएँगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा एजुकेशन में असमानता आ जाएगा। जो सरकारी स्कूल से पढ़े जो बच्चे होंगे, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े बच्चे होंगे, फिर जब वो लोग बाद में कम्पीट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग कम्पीट नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उसके अंतर्गत स्किल होगा ही नहीं, एजुकेशन होगा ही नहीं, बस एक डिग्री पकड़ के बैठा होगा, तो कैसे होगा यहाँ पे? ये जो असमानता है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं, उनकी सैलरी और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं, उनकी सैलरी में काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, उनको ज़्यादा मिलता है और प्राइवेट स्कूल वाले को कम मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, फिर भी वो लोग अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ा पाते हैं बच्चों को, उनको स्किल प्रदान कर पाते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट स्कूल का टीचर को देख लीजिए, एकदम रवैया ढीला रहता है। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि जो सरकारी स्कूल वाले लोग होते हैं ना जो टीचर, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ता है। जैसे कि अभी जनगणना आएगा, तो उसको उसमें लगा दिया जाएगा, ठीक है? चुनाव होगा, उसमें उनको लगा दिया जाएगा। अभी यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 14.71 लाख क्या है स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। उसमें से 1 लाख स्कूल तो ऐसे है ना, जो कि एक व्यक्ति, एक शिक्षक पे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। अब बताइए, अब टीचर का काम पढ़ाने का है, उसको आप मैनेजमेंट का काम करवा दे रहे हैं पूरा, तो कहाँ से पढ़ा पाएगा बच्चों को? तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़िएगा यहाँ पे, समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करें हिंसा की आग, यहाँ का मणिपुर को लेकर यहाँ पे बात किया गया है। अभी जो 70 मेंस हुआ था बिहार का, बीपीएससी 71 उसमें मणिपुर को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन पूछने का जो क्वेश्चन का जो शब्द था ना काफ़ी स्टैंडर्ड था। उसमें पूछा गया है कि मणिपुर जो घटना था इसके पीछे का क्या वजह है? क्या वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन अभी लागू है वो सही कदम है या अभी इसमें और भी कुछ किए जाने का अ, या और भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? इस तरह की बात यहाँ पे लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने पीडीएफ जो जो ग्रुप है ना, जो पीडीएफ जो ग्रुप होगा उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है? ऑल एस्पेक्ट पे हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसको हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो मणिपुर को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मणिपुर में जो यहाँ पे जो घटना जो हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे कुकी समुदाय, कुकी और मैतेई, ये जो 2 ट्राइब है ना, उनके बीच में जातीय हिंसा के कारण ये हिंसा अभी भी भड़का हुआ है। हुआ क्या था कि मैतेई जो है ना, ये लोग एसटी का दर्जा का माँग कर रहे थे, ठीक है? और वहाँ की हाई कोर्ट मणिपुर का, उन्होंने सरकार को जो है ना कहा कि आप लोग विचार कीजिए मैतेई को एसटी दर्जा देने को लेकर। यहाँ पे कुकी कम्युनिटी है ना, उनके बीच ये चीज़ पसंद नहीं आया कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाएगा, तो कुकी के जो ज़मीन है, जो उनकी कल्चर है, उनको चोट पहुँचेगा। इस कारण से यहाँ पे दंगा वगैरह देखने को मिला। ये तो कारण हो गया। अब हम लोग देखते हैं परिणाम। क्या देखेंगे? परिणाम। मतलब जो हिंसा हुआ, उसके क्या-क्या परिणाम देखने को मिला। सबसे पहला जान-माल का क्या हुआ? नुकसान हुआ। दूसरा क्या हुआ? विस्थापन, ठीक है? विस्थापन हो गया। माइग्रेट कर गए लोग, कुकी और मैतेई वाले लोग, ठीक है? 2 हो गया। थर्ड क्या हो गया वहाँ पे? जो इंटरनेट सेवा है, उसको रोक दिया गया, ठीक है? और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। और क्या दिक्कत हो गया? वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। ये सब परिणाम देखने को मिला। आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसके पीछे क्या कारण है? स्पष्ट करें, कारण बताएँ। फिर आपसे पूछेगा कि हिंसा के परिणाम क्या-क्या देखने को मिला? तो आपको यहाँ पर यही सब चीज़ लिखना है कि जान-माल का नुकसान, इंटरनेट सेवा रोक दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया, विस्थापन की समस्या देखने को मिला, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो इस संघर्ष को रोके कैसे?
तो यहाँ पे जो है ना, दोनों कम्युनिटी के बीच में और यहाँ पे केंद्र को जो है आपस में मिलके बातचीत करने के माध्यम से ही जो है समाधान को निकालना होगा, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आप सभी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब सॉल्यूशन हो गया। आपको ऐसे ही पढ़ना है, मेंस में बहुत हेल्प करेगा। ये इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। पहला कुछ फैक्ट याद रखिएगा, किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? रिपब्लिक पार्टी। पहला फैक्ट, ये जो है ना, आई थिंक 47th नंबर के राष्ट्रपति है वहाँ पे। ये ला नंबर देख लीजिएगा रैंकिंग को, है ना? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा 47th है या 48 है, ओके? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो है ना, ये टैरिफ के कारण जो शुल्क लगा रहे हैं ना, उसके कारण काफ़ी चर्चा में ये चल रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। साथ ही आपको ये बता दें, और क्या फैक्ट, अभी जो है ना, एलन मस्क जो कि इनके डिपार्टमेंट में थे, इनके साथ काम कर रहे थे, ठीक है? मंत्री थे वो भी। तो कौन-सा डिपार्टमेंट सँभाल रहे थे? दक्षता विभाग, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये फैक्ट हो गया जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा था। अब आते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है? इन्होंने कहा कि जो विदेशी लोग अमेरिका में रह के काम करते हैं, ठीक है? मान लीजिए इंडिया से लोग जा रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में, बहुत लोग जाते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? और वो पैसा को अपने परिवार को भेजते हैं। जैसे उनके परिवार कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को भेजे, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा प्रोविज़न है कि जो प्रवासी कमा के, अर्न करके इंडिया पैसा भेज रहा है ना, तो उसमें 3.5% का हम शुल्क ले सकते हैं। तो इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रेमिटेंस आता है ना भारत के पास, लगभग जो अमेरिका से ना 50% आता है। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे देशों में भारतीय लोग बसे हुए हैं। वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे पैसे कमाते हैं और वहाँ से जो पैसे कमाते हैं अपने परिवार को भेजते हैं, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और अदर एक्टिविटी के लिए। तो पैसे जो है ना, सबसे ज़्यादा योगदान जो है ना, लगभग अमेरिका से आता है। आपसे पूछेगा कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश से मिलता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है? इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में और ये सब फैक्ट को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है। आपको बता दें, 2023 का डाटा है, भारत को जो है ना, 119 अरब डॉलर का, तो अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। रेमिटेंस पता है ना क्या होता है? रेमिटेंस मतलब जो भारतीय बाहर जाते हैं विदेशों में, वहाँ पर काम करते हैं और पैसे अपने इंडिया भेजते हैं, अपने परिवारों को, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उस अकाउंट के माध्यम से ही जो है आपका पैसा ट्रांसफर होता है अपने भारत में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपको बता दें, रेमिटेंस लेने में, प्राप्त करने में भारत जो है ना, टॉप में है, सेकंड में आता है मैक्सिको, थर्ड में कौन आता है? चाइना। ये भी नंबर याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत के किस राज्य को प्राप्त होता है? ठीक है, कल मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था ना, आज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य को प्राप्त होता है? और यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए इस आर्टिकल में। और भी इम्पोर्टेंट था क्या? नहीं था, हाँ, चलिए। तो जो फैक्ट हमने बताया ना, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे G7 को लेकर, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अभी 71 बीपीएससी मेंस होने वाला है ना दिसंबर में, लगभग एस्टिमेट डेट है वो 71। उसमें G7 जो है ना लेकर पूछेगा इस बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसके 50 साल हो गए हैं। किसका? G7 का। आइए एक-एक करके देखते हैं यहाँ पे। कई सारे डायमेंशन में बात किया गया है। तो G7 है ना, इसमें 7 मेंबर हैं। 7 मेंबर में कौन-कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, इटली। यहाँ पे लिख देते हैं अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान, ब्रिटेन और जर्मनी। कुल कितने देश हो गए इसमें? 6 हो गए ना? और एक और है कनाडा, ठीक है? कनाडा। जब G7 बना था ना, जब G7 बना था 1975 में बना ये। कब बना है? 1975 में। तो उस समय 6 मेंबर हुआ करता था। कितना? 6। कनाडा बाद में जुड़ा है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। कनाडा बाद में जुड़ा है। फिर 1998 में रसिया भी जुड़ गया था इससे, ठीक है? लेकिन 2014 में क्या हो गया? रसिया ने यूक्रेन का जो क्षेत्र है क्रीमिया,
उस पे कब्जा कर लिया। इस कारण से ये लोग जो है ना रशिया को बाहर कर दिए। तो अब टोटल कितना है इसमें? G7 में टोटल 7 मेंबर हैं। ये फैक्ट हो गया। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 28.43% है जीडीपी का। मतलब पूरा ग्लोबल जीडीपी देख लीजिए, 100 है ना, तो उसमें 28% लगभग जो किसका है? G7 कंट्री का है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसमें भारत मेंबर नहीं है। भारत मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो है ना भारत को विकासशील देश मानता है। ठीक है, अब भारत अभी विकासशील देश नहीं है और ये लोग कहता है कि नहीं वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना G7 का जो मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो भारत के पास नहीं है। भारत बोला ओके, ठीक है। उसके बाद चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। चाइना क्यों मेंबर नहीं है? इसकी तो अर्थव्यवस्था सेकंड नंबर पे है, भारत की अर्थव्यवस्था 4th नंबर पे है। फिर ये लोग मेंबर क्यों नहीं है? इसलिए बोला इसको चाइना को नहीं है क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम देखा जाए ना, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। इस तरह से चाइना को भी बाहर कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन को भी इसमें मेंबर नहीं बनाया गया। अब बताइए G7 क्या प्रासंगिक है? नहीं ना है, क्योंकि वो वर्तमान जो देश का पूरा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत है, वो शामिल ही नहीं है। चाइना सेकंड जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वो शामिल ही नहीं है। तो फिर आप लोग ग्रुप 7 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है ना? तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है? आपको बता दिए ना कि भारत जो है गरीबी से जूझ रहा था, इस कारण से इसको मेंबर नहीं बनाया गया। जो क्राइटेरिया होना चाहिए उसका फुलफिल नहीं कर रहा था भारत। बैठक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि हर साल यहाँ पे बैठक होता है, G7 का हर साल होता है। ऐसा नहीं कि 2 साल में, 5 साल में हो रहा है, नहीं, हर साल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर साल नए-नए मुद्दे उभर कर आ रहे हैं और उन नए मुद्दों को सॉल्व करना, समाधान करना, ये G7 कंट्री लोग बोलते हैं कि जितना भी चैलेंजेस आ रहा है ना, उसको मिलकर सामना करना होगा हमें, तो सॉल्यूशन निकालना होगा। ये जो है हर साल बैठक होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो फैक्ट हम लोग देख लीजिए। क्या G7 के पास कोई ताकत है? इसने कुछ ऐसा काम किया है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया हो? हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि 2002 में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों के लिए वैश्विक फंड बनाया था। क्या इसका अचीवमेंट दिखाइएगा कि G7 का क्या अचीवमेंट है? तो 2002 में क्या वो बनाया था? मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक फंड बनाया था। फिर 2021 में शिखर जो सम्मेलन हुआ था ना, ब्रिटेन में, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उससे अधिक टैक्स वसूलने को लेकर समझौता हुआ था। 2 हो गया। थर्ड में क्या है कि विकासशील देशों को यहाँ पे वित्तीय सहायता भी करता है G7 और जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उससे निपटने के लिए भी कदम उठाते हैं। तो इसका अचीवमेंट में या इसकी प्रासंगिकता पे आपको ये पॉइंट्स लिखना होगा। ओके? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लगभग सब कुछ हम लोग बात कर ही लिए हैं। हाँ, इस बार जो बैठक हो रहा है कनाडा में, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत को इनवाइट किया है। ये देखिए, जिस जगह पे हो रहा है ना, उस जगह का नाम याद रखिएगा। कनाडा सभी याद रखेंगे, लेकिन आपको इस जगह पे हो रहा है ना, उस जगह को भी याद रखिएगा। यूपीपीसीएस वहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इस साल G7 देशों का जो शिखर सम्मेलन है ना, 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत, ये प्रांत याद रखिएगा, तो कानासिस्का जगह का नाम है, में आयोजित किया जा रहा है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है ना G7 को लेकर, अपने पेड ग्रुप में, वहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसका पीडीएफ दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। तो भी जुड़ना है, जुड़ सकते हैं, ठीक है? उसका जो फी है मात्र नॉमिनल फी है, इतना रखा गया है 499, ओके? और आपको एक नंबर बता देते हैं, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप 9430357042, ठीक है? इस पे कॉन्टैक्ट करके या तो फ़ोन को हम रिसीव करेंगे या हमारे टीम मेंबर रिसीव करेंगे, ठीक है? और अगर फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है, तो आप लोग आश्वस्त रहें, कॉल बैक किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो सेमीकंडक्टर और उपकरणों का निर्माण के लिए विशेष आर्थिक ज़ोन अब 10 हेक्टेयर में भी स्थापित किए जा सकेंगे। देखिए, ये टॉपिक हम लोग क्यों लिए? जब आपसे पूछेगा कि भारत में जो है ना इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए या रोज़गार को बढ़ाने के लिए या आपसे बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ठीक है? या बोलेगा कि जीडीपी में
जो इंडस्ट्री है या सेकेंडरी सेक्टर है, उसका योगदान बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किया? तो आप वहाँ पे बताओगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जो ज़ोन है, जो नियम है 2006 का, उसमें संशोधन किए गए, उसके नियमों में चेंज किया गया। अब सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को लेकर, उसके उपकरणों को लेकर जो है ना 10 हेक्टेयर में भी प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। मेंस में आपको हेल्प करेगा। जब आपसे बोला गया इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए सरकार ने हाल में कौन से कदम उठाए, तो आप स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के बारे में बात कर लीजिएगा। आप वहाँ पर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए, तो आप स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के बारे में बात कर लीजिएगा। आप यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत जो है ना सेमीकंडक्टर या उसके उससे जुड़े हुए उपकरणों के में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया, तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या प्रासंगिकता है, तो उसमें जो अभी संशोधन किया गया, जो नियमों में चेंज किया गया, उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा। ऐसे चीजों को डील करना है। और ये सब कुछ कहाँ सिखाएंगे आपको? पेड ग्रुप में आ जाइएगा वहां पे। अब देख लीजिए बच्ची, ये पहले 2018 में 2019 में चर्चा में खूब रहे थी, ठीक है? ये स्वीडन की बच्ची है, इनका नाम पता है क्या है? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की रहने वाली है। ये है जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया में कैंपेन के रूप में, ठीक है, इस मुद्दे को सभी लोगों के समक्ष जागरूकता के माध्यम से फैलाया जा रहा है, ठीक है? ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन का, ये फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। अभी न्यूज में इसलिए आ गया ना, क्योंकि इसराइल गाजा पे हमला कर रहा है, तो वहां पे जो है ना जो सहायता है, मानवीय सहायता, वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर भी वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गोला बारूद, धुआं धक्कड़, समझ रहे हैं ना? सब कुछ वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे कैंपेनिंग के या यहाँ पे सहायता के लिए ग्रेटा थुनबर्ग को भेजा गया था एक टीम के साथ। लेकिन यहाँ पे इज़राइली जो सेना है ना, जाने नहीं दिया गया। तो बताया गया कि नहीं, उधर मत जाइए, उधर बहुत खतरा है, ठीक है? तो इस तरह को लेकर यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है? ग्रेटा थुनबर्ग, जलवायु कार्यकर्ता, ये सब आप याद रखिएगा। इनको 2019 में जो टाइम मैगज़ीन है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ये फैक्ट को भी याद रखें। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये कौन है? हाँ, ये हैं रशिया के विदेश मंत्री। जैसे हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। उसी प्रकार सर्गेई लावरोवा, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ कंट्री का नाम, दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री का नाम दे देगा मैचिंग करने के लिए। तो भारत का आपको पता है, चाइना का भी पता होगा, न्यूज़ में आते रहते हैं एनी टाइम। तो रसिया का भी याद रख लीजिएगा। कम से कम 3-4 लोगों का याद रखिएगा ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप आंसर के तक क्या आप करोगे? पहुँच जाओगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सब कुछ याद नहीं आएगा। कुछ ना कुछ होगा जो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। तो ऐसे में एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी हेल्प करता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्यों क्यों बात की यहाँ पे? तो रसिया, भारत और चाइना ने एक संगठन बनाया है, जो बोलते हैं रिक, RIC, रसिया, भारत, चीन, ठीक है? और जो चाइना और भारत के बीच में जो विवाद था, उसको सॉल्व करने के लिए ये तीनों संगठन बनाया गया था। लेकिन जो 2020 में जो गलवान घाटी जो झड़प हुआ, उसके कारण से ये अभी एक्टिव नहीं हो पाया था। रसिया, भारत, चीन समूह है, त्रिपक्षीय समूह, याद रखिएगा। आपसे यही पूछेगा, RIC रिक चर्चा में रहा था, ये क्या संगठन, इसमें कौन-कौन से मेंबर हैं? तो वहाँ पे इंडिया की जगह इज़राइल लिख देगा या ईरान लिख देगा, तो कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। ओके? तो आपको अलर्ट रहना है। ये अफ्रीका का मैप, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रेट रिफ्ट वैली, ये वाले क्षेत्र को बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री है। कलाहारी डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में, साउथ में, ठीक है? सहारा डेजर्ट, सेहल क्षेत्र, एटलस माउंटेन, ठीक है? अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो ब्लैक सी रशिया को, यूक्रेन को और रोमानिया को सीमा साझा करता है, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। अभी वेस्ट बैंक हमने देखा ना, जलवायु परिवर्तन जो कार्यकर्ता थी ग्रेटा थुनबर्ग, यहीं पर जा रही थी गाजा के पास, लेकिन इजरायली सेना ने उनको रोक दिया। इस कारण से न्यूज़ में आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे इज़राइल जो है ना, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान,
इजिप्ट। आप इतनी ही मैप पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? इतना अगर याद रहेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये है अफ़गानिस्तान, अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा था, पाकिस्तान के कारण, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके कारण। तो अफ़गानिस्तान जो है ना, चाइना के साथ, अपना भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान 7 कंट्री के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो आप लोग बने रहिएगा यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपको पसंद आता है ना, तो भर-भर के लाइक कीजिए, भर-भर के कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग करना अब शुरू कर दिए हैं। मेरे अपील पे आप लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही रेगुलर किया कीजिएगा, ठीक है? ताकि हम और भी इनोवेटिव आइडिया आपके सामने लेकर आएँ। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ये कौन-सा क्षेत्र है? अफ़ीम वाला क्षेत्र है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफ़ीम का प्रोडक्शन कौन करता है? आप लोग कमेंट में बताना है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है? तो जो लोग बताएँगे आंसर, उनका नाम जो है वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कि अफ़ीम वाले क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में अफ़ीम का प्रोडक्शन कौन करता है? और ये ऑप्शन जो है ना इसी में है। इसी में कोई ना कोई एक जवाब है। कल का वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये वाला। आपको बताना है यहाँ पे झारखंड में जो झरिया है, बोकारो है, आप देख रहे हो कोरबा और यहाँ पे सिंगरौली। ये सब जो क्षेत्र है ना, क्यों चर्चा में रहता है? ठीक है? तो आपको यहाँ पर जवाब देना है इसका। आपको बता दें ये सब जितना भी क्षेत्र है ना, कोल माइन्स वाला क्षेत्र है। अभी मेघालय में जो कांड हुआ था, जो आपने देखा कि मर्डर केस हुआ वहाँ पे हुआ ना, तो मेघालय में वो लेकर जो न्यूज़ है, वहाँ पे एक जो है ना ब्रिज होता है, ब्रिज, ठीक है? पुल जिसको बोलते हैं, उसको लिविंग ब्रिज भी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि वो जो है ना, पेड़ का जो जड़ होता है ना, मान लीजिए पेड़ है ना? ये जो जड़ होता है ना, उसके जड़ को बुनकर उस पुल का निर्माण किया जाता है और वो सालों-सालों तक रहता है। तो ये पुल जो है ना आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। वो भी याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए साउथ वाले जो पहाड़ हैं, जैसे कि यहाँ पे नीलगिरी, फिर क्या है डोडा-बेटा, फिर क्या है अनायमुटी, फिर कार्डेमम हिल्स। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये है पोर्ट, कांडला पोर्ट, एक अभी मुद्रा पोर्ट भी चल रहा था न्यूज़ में। मैंने मैंने कई बार इससे चर्चा किया है मुद्रा पोर्ट और आपसे बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। एक तरफ पोर्ट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ राज्य का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। आपको कमेंट में बताना कि मुद्रा जो पोर्ट है ना, किस राज्य में पड़ता है? इसका प्रीवियस वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने डिस्कस बहुत अच्छे से किया था इसको। यहाँ पर देख लीजिए, ये सीरीज़ है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना? नॉर्थ से साउथ पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडस रिवर है, देखिए चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब जो है ना इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं। आपको बताना है चिनाब नदी पे एक बाँध बनाया गया है, उस बाँध का नाम क्या है? कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था ये वाला, उस बाँध का नाम बताइएगा। क्योंकि चिनाब नदी पे एक ब्रिज बना है ना, रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, तो वहाँ पे डैम बना हुआ है चिनाब नदी पे, उस डैम का नाम बताइए आप लोग। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए मेघालय अभी न्यूज़ में चल रहा है, असम चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। आप लोग बताइएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ना, किस राज्य से पास होता है? इसी में से ऑप्शन है आपका। आपको बताना है। कल का वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस पूरा अच्छे से किया था, ठीक है? ये क्या है? 499 अच्छा ये टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए बताते हैं। अभी बीपीएससी जो है ना, मेंस का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में 71 का। आप लोग चाहते हैं कि फाइनल करें उसको ना, उसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया 499 का। नॉमिनल फ़ी रखा गया कि आपके 1 दिन का भी खर्च नहीं होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा खर्च हो जाता होगा आपका। तो 499 अगर पे करते हैं आप, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसमें आप पेमेंट करके आप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आपको कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ऐड कर दिया जाएगा। कुछ मेंबर उसमें जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे करके, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर 499 पे कर देंगे, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो आपको आश्वस्त करते हैं, जो 499 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इसका रिटर्न जो है ना, आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, जितने भी पीवाईक्यू हैं इम्पोर्टेंट, इसका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपी पीसीएस का और
यूपीएससी का, क्योंकि आपका इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उसको अच्छे से कवर किया जाएगा। करंट अफ़ेयर जो मैंने G7 आज पढ़ाया, आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़े, करंट अफ़ेयर में, उसके टॉपिक को वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के फ्रेम में आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ उसका वीडियो भी बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 9430357042, ठीक है? ये अगर आप नंबर पे कॉल करते हैं, या तो उसको हम रिसीव करेंगे या हमारे टीम के मेंबर, ठीक है? और ये हमारा अकाउंट नंबर भी है, चाहे तो अकाउंट पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर नाम को देख लीजिएगा, ये नाम शो करना चाहिए, ओके? क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। धन्यवाद।